वेलकम बैक। सदर ममलिकत आसिफ अली जरदारी ने ग्रेट हॉल ऑफ द पीपल में चीन के वज़ीर आज़म ली ज़ियांग से मुलाकात की है। दो तरफा ताल्लुकात को मज़ीद मजबूत बनाने के लिए पाकिस्तान के आज़म का अयादा किया गया। पाक चीन इक़्तिसादी राहदारी के दूसरे मरहले पर भी गुफ्तगू की गई है। सदर ममलिकत ने पायदार और गहरी ऑल वेदर स्ट्रेटेजिक कोऑपरेटिव पार्टनरशिप के साथ साथ इलाक़ाई रवाबित और इक़्तिसादी तरक्की के फ़रोग़ में इसी पे के अहम किरदार पर रोशनी डाली। एलामिया में कहा गया कि दोनों ममालिक के रहनुमाओं की पे दर पे नस्लों ने दोस्ती को मजबूत बनाया। सदर ममलिकत ने पाकिस्तान के तरक्याती एजेंडे के लिए चीन की मुसलसल हिमायत को भी सराहा। फ़रीक़ैन ने CPEC-2 के मुख्तलिफ शोबों में ताउन को मज़ीद मजबूत करने की ज़रूरत पर जोर दिया। निजी शोबे में B2B के ज़रिए तिजारती और इक़्तिसादी ताउन बढ़ाने पर भी तबादला ख्याल किया गया। दोनों रहनुमाओं ने मुश्तरका पाक चीन कम्यूनिटी के क़याम के लिए अवामी और सकाफ़ती तबादलों को वसअत देने पर भी जोर दिया है। बीजिंग में पाकिस्तान और चीन में मुफाहमती याददाश्तों पर दस्तखत की तकरीब हुई। ठट्टा सीमेंट कंपनी और चीन के चिंगगांग कंस्ट्रक्शन ग्रुप के दरमियान MOU पर दस्तखत हुए। पाकिस्तान में सीमेंट की पैदावार में 5 टन यौमिया इजाफे के लिए प्रोडक्ट लगाई जाएगी। सिंध के महकमा तवानाई और चीन की मिंगयांग तवानाई कंपनी के दरमियान भी MOU पर दस्तखत हुए, जिसके तहत चीनी कंपनी पाकिस्तान में काबिल तजदीद तवानाई के मंसूबों पर ताउन करेगी। सिंध हुकूमत और चीनी कंपनी में कोयले की गैसिफिकेशन और यूरिया के पैदावारी प्लांट के मंसूबे की याददाश्त पर दस्तखत किए गए। बिलावल भुट्टो जरदारी अमरीकी सदर ट्रंप के दिए गए नाश्ते में शरीक हुए। नाश्ते में दुनिया भर के सीनियर सियासतदान और अमरीकी सेनेटर्स ने शिरकत की है। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो खुसूसी दावत पर अमरीका गए हैं। लाहौर हाई कोर्ट में मुतनाज़ पीका तरमीमी एक्ट को कलअदम करार देने की दरख्वास्त पर समाअत। अदालत ने वफाकी हुकूमत समेत दीगर फरीक़ैन को नोटिस जारी कर दिए। दरख्वास्त में मौक़िफ़ अपनाया गया कि मुतनाज़ पीका एक्ट में नई सज़ाओं के इजाफे से आज़ादी इज़हार मुकम्मल ख़त्म हो जाएगा। बिल मुतालिका स्टेक होल्डर्स और सहाफ़ती तंजीमों की मुशावरत के बगैर लाया गया। मुतनाज़ तरमीमी एक्ट आइन में दी गई आज़ादी इज़हार के तहफ़्फ़ुज़ से मुतसादिम है। अदालत गैर आइनी करार देकर कलअदम करार दे। PTI क़यादत और कारकुनान के खिलाफ जुडिशल कॉम्प्लेक्स हमला केस इंसदादी दहशतगर्दी अदालत में अली नवाज, जवान और दीगर मुल्ज़मान पेश हुए। अदालत ने समाअत 27 फरवरी तक मुलतवी कर दी। बानी PTI परवेज़ इलाही समेत PTI की दीगर क़यादत मुकदमे में नामजद है। वज़ीर आला KP अली अमीन गंडापुर मुकदमे में इश्तिहारी करार दिए जा चुके। मुल्ज़मान के खिलाफ थाना CTD में मुकदमा दर्ज है। लाहौर हाई कोर्ट में PTI की 8 फरवरी को मीनार पाकिस्तान में जलसे की दरख्वास्त पर समाअत। अदालत ने चीफ सेक्रेटरी पंजाब को आज तलब कर लिया। अदालत ने कहा, चीफ सेक्रेटरी दरख्वास्त मंजूरी के तरीक़ेकार की वजाहत करें। सरकारी वकील ने DC की रिपोर्ट पेश की, जिसमें कहा गया कि कल ज़िले कमेटी के इजलास में दरख्वास्त पर फैसला कर देंगे। जस्टिस फारूक हैदर ने चीफ ऑर्गेनाइजर पंजाब PTI आलिया हमजा की दरख्वास्त पर समाअत की। दरख्वास्त में मौक़िफ़ अपनाया गया कि उन्होंने 29 जनवरी को 8 फरवरी को मीनार पाकिस्तान में जलसे की इजाज़त के लिए DC को दरख्वास्त दी। अभी तक डिप्टी कमिश्नर ऑफिस में कोई भी सुनवाई नहीं हुई। PTI जब भी जलसे की इजाज़त मांगती है तो अमन अमान का मसला बना लिया जाता है। दरख्वास्त गुजार आलिया हमजा को हिरासा किया जा रहा है। दरख्वास्त वापस लेने के लिए धमकियाँ दी जा रही हैं। 8 फरवरी को मीनार पाकिस्तान पर जलसे की इजाज़त दी जाए। FIA की गुजरावाला की कार्रवाई यूनान कश्ती हादसे में मुलव्वस इंसानी स्मगलर अंसर महमूद समेत 2 मुल्ज़मान को गिरफ्तार कर लिया गया। तर्जुमान FIA का कहना है कि मुलजिम अंसर महमूद यूनान इंसानी स्मगलिंग में मुलव्वस गैंग का हिस्सा है। मुलजिम ने मुतासरा शख्स एहसन अली को यूरोप भिजवाने के लिए 35 लाख रुपए बटोरे। मुतासरा को लिबिया में सेफ हाउसेस में रखा। मुतासरा शख्स को ज़बरदस्ती कश्ती के जरिए लिबिया से यूनान भिजवाने की कोशिश की। कश्ती हादसे में मुतासरा एहसन अली की मौत हो गई। दूसरे मुलजिम मोहम्मद अवैस ने शिकायत करनिंदा को कनाडा मुलाजमत का झांसा देकर 51,37,000 रुपए लिए और वो रूपोश हो गया। मराकश कश्ती हादसे में जामबग फालिया के सज्जाद की तदफीन आबा इलाके में कर दी गई। सज्जाद की मौत पर अहले खाना समेत पूरा इलाका गम में डूबा है। मराकश कश्ती वाक़े में कोटली काजी का 20 साल का सज्जाद भी जान से गया। सज्जाद मुस्तकबिल बेहतर बनाने के लिए बैरून मुल्क जाना चाहता था। मैयत आबाई इलाके पहुंची हर शख्स सोगवार था। मकीनों का कहना था कि हुकूमत अंदोनाक वाक़े में मुलव्वस मुल्ज़मान को फौरी पकड़े।
ਦਾਸਤਾਨ ਰਕਮ ਕੀਤੀ ਗਈ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮਾਵਾਂ ਦੇ ਲਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜ਼ੁਲਮ ਜਬਰ ਕਰਕੇ ਮਾਰ ਦਿੱਤੇ। ਮੁਹੰਮਦ ਸਜਾਦ ਸਕਨਾ ਕੋਟਲੀ ਕਾਜ਼ੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਡੈੱਡ ਬਾਡੀ ਮਿਲ ਗਈ ਸੀ ਜੋ ਕਿ ਅੱਜ 1 ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਹੈ। ਕਾ ਬਹੁਤ ਸੋਗਵਾਰ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਮਜਬੂਰੀਆਂ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਕਾਰੋਬਾਰ ਛੱਡਦੇ ਨੇ। ਸਾਡੇ ਮੁਲਕ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਐਸੇ ਨੇ। ਬਹੁਤ ਹੀ ਬੜਾ ਸਦਮਾ ਹੋਇਆ। ਕੰਮ ਨਾ ਕਰਨ ਬਈ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਨਾ ਭੇਜਣ ਕਿਉਂਕਿ ਉੱਥੇ ਮਾਫੀਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਨੁਕਸਾਨ पहुंचाता है। करक में शहीद पुलिस एहलकारों की नमाज जनाजा पुलिस लाइन में अदा करती गई। नमाज जनाजा में IG खैबर पख्तूनख्वा समेत सियासी और समाजी शख्सियात ने शिरकत की। मीडिया से गुफ्तगू में IG ने KP ने कहा कि शहदा के लवाहिकीन के दुख में शरीक हैं। उनके क़याम के लिए KP पुलिस हर किस्म की कुर्बानी के लिए तैयार है। दहशत गर्दों के खात्मे के लिए हर कुर्बानी देंगे और उन्हें कैफरे किरदार तक पहुँचाएंगे। अपोजिशन जमातों पर मुश्तमिल इत्तेहाद का फैसला नहीं हुआ, सिर्फ मुशावरत हुई है। JUI रहनुमा हाफिज हमदुल्ला कहते हैं अपोजिशन जमातों का इस बात पर इत्तफाक और हम आहंगी है कि ये अवाम की नुमाइंदा हुकूमत और असम्बली नहीं। JUI रोज़े अव्वल से 8 फरवरी को होने वाला इलेक्शन नहीं ऑक्शन था। फैसल के घर पर एक बैठक हुई है जिसमें तमाम सियासी क़यादत मौलाना फजल रहमान साहब भी इसमें शरीक थे। अपोजिशन जमातों के दरमियान बाकायदा अलायंस या इत्तेहाद की एक शक्ल बनी। ये फैसला नहीं हुआ, ये सिर्फ मुशावरत की हद तक थी। चंद चीजों पर तो अपोजिशन ज़हन बना चुकी है। मुल्क में न सियासत है न जमहूरियत। या अवाम का नुमाइंदा हुकूमत, अवाम का नुमाइंदा असम्बली नहीं है। मुल्क में रूल ऑफ लॉ कोई आइन नहीं है। अपोजिशन में शामिल जमातों का इन नुकात पर इत्तिफाक है, हम आहंगी है। जमीयत उलमा इस्लाम तो रोज अव्वल से ये कह रही है 8 फरवरी को इलेक्शन नहीं था, ऑक्शन था। अगर सियासी जमहूरी इस्तेहकाम चाहते हैं तो इसके लिए नए इलेक्शन में जाना जरूरी है। बानी PTI ने खत में एक जुमला लिखा, NRO चाहिए। जवाब मिला, कबूतर अभी तक खत लेकर नहीं पहुंचा। गवर्नर KP फैसल करीम कुंडी कहते हैं कि बुशरा बीबी ने जाकर बानी को बता दिया कि कौन मीर जाफर और मीर सादिक का किरदार अदा कर रहा है। वज़ीर आला KP ने सोचे समझे मंसूबे के तहत सबको साइडलाइन किया। वो विकेट के दोनों तरफ खेल रहे थे। मुझे समझे मंसूबे के तहत हमारे CM साहब ने सबको साइडलाइन किया, विकेट के दोनों तरफ खेल रहे थे। बुशरा बीबी ने जाकर मेरे ख्याल में खान साहब को बता दिया कि मीर जाफर और मीर सादिक का जो किरदार अदा कर रहे हैं सूबे में, उनकी पार्टी में 8 तारीख में बड़ा मुकाबला है PTI का और सूबाई हुकूमत का। अब देखते हैं कौन कामयाब होते हैं। PTI समझती है कि उनकी सूबाई हुकूमत इतनी नाअहल है, इतनी नालायक है कि वो सूबा नहीं चला सकते, तो अपने सूबे में अपनी ही हुकूमत के खिलाफ एहतजाज कर रही है। पंजाब की पार्टी तो CM हाउस में बैठी हुई है, वही पार्टी है जो इधर बैठी हुई है। बाकी पंजाब में कौन रही है मुझे नहीं पता। ये कौन सी ऐनक पहन के मौलाना फजल रहमान के घर जाते हैं। जो लगबात मौलाना फजल रहमान के इन्होंने दिए थे, मेरे भी वो सियासी मुखालिफ है, लेकिन मैं वो अल्फाज इस्तेमाल नहीं कर सकता। वहाँ पर भी सियासत कर रहे हैं। एक टीम लगाई हुई है कि मौलाना साहब को गालियाँ निकाले, एक टीम लगाई हुई है कि आप मौलाना साहब के पाँव पकड़े। सनम को खत लिखा है, वो एक ही उसमें लफ्ज़ है कि NRO चाहिए, बस बाकी तो कुछ ही नहीं है। ये तो ऐसी। और वहाँ पर भी जिसको खत लिखा है उन्होंने कहा कि कबूतर अभी तक हमारे तक नहीं पहुँचा खत लेके। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब तकरीब से खिताब करें। The legislation around agriculture income tax because it's a very important and key step towards expanding the tax net in the country. Equally, all the efforts that we are making in terms of right sizing of the federal government, in terms of the ministries being merged, some of the tax departments either being abolished or being privatized, and some of the vacant posts which we've already announced that are being abolished. And it's a real upside with respect to our expenditure in the federal government. And the last thing is around pension reform. As you know, as of July 1 of last year, all new colleagues in the civil bureaucracy are going to be on defined contribution. So our stock is still a real issue, but at least we have stopped the bleeding. Now, while we are dealing with these immediate imperatives, because it's important in terms of managing the recovery and the economic turnaround, I've been saying in very loudly and clearly that in terms of sustainability of Pakistan and our situation in the country, it will ultimately depend upon 2 existential issues and how we deal with those. One is population control and population management.
Unfortunately, we are still growing at the rate of 2.55%. And then the topic at hand, which is climate change, and how we sort of deal with that, which is indeed the topic of this conference. I do want to start by commending the organizers who have brought a galaxy of practitioners from around the globe to talk about this issue, but not only talk about this issue, because I've always maintained, even on the economy side, that we have known the what and why for the longest time. There's no dearth of policy prescriptions, but ultimately it's about the how and the who. And I sincerely hope that as we go forward, and this two-day conference is going to address some of the operational and the operationalization of the how and who as we go forward. Now, where do we stand today? I was just listening to Justice Mansoor Ali Shah, and I just came in while he was speaking here, and he made some very, very pertinent points. Now, some of the established facts. I'm sure this conference has already attended to that. One of the most vulnerable countries in terms of climate change. Also, while we need to deal with mitigation, the real issue and the bigger issue is adaptation. Now, some of the enabling factors. National Adaptation Plan is in place with the NDCs and everything that a lot of speakers will talk about. The second one is the National Climate Finance Strategy. And I was in Baku with the Minister of Climate Change, where we unveiled this climate finance strategy. And that's where this figure of $348 billion of gap till 2030 sort of came up. We are also very grateful to V20 and that forum in terms of working on a comprehensive climate prosperity plan, which will be, inshallah, unveiled during April. And the last thing I want to mention is the State Bank of Pakistan to issue green taxonomy guidelines. Now, we should have done that some time back, but there I durust aayed. So I think it's okay. Again, it's in the April timeframe because it's very important. What is green? How do you structure? How do you monitor? How do you finance? It's very important that we have a national green taxonomy framework as we go forward. Now, to the topic at this point in time, and for this session around financing. Now, the way I look at it, a few sources. When we talk about the COPs, in COP27, Loss and Damage Fund in Sharm el-Sheikh, and it's good to see some level of operationalization coming through in COP29, with about $720 or $730 million in loss and damage fund at least being pledged. Then the Baku finance goal itself, after long deliberations, about $300 billion of commitment in terms of annual outlays. Although, of course, as we all know, the requirement and the ask was at least 3 to 4 times higher than this commitment. Then we have the Green Climate Funds, and if Acumen is here, I think it was very good to see Acumen Climate Action Fund being launched at about $90 million. And then, of course, Green Climate Fund. My only discussion with respect to Green Climate Fund is it just takes a long time. We have bureaucracy here in Islamabad. But I do think the bureaucracy in Manila should think through it
because we need to fast track a lot of things. So it's my request and humble request that they should look at their accreditation process and even before we come to the pledges and the disbursements. So that's one big source of, what we discuss in various COPs. The second one is the discussion with the MDBs, the multilaterals. So we are very grateful to Asian Development Bank. As you know, at the fag end of last year, they announced $500 million, and climate being a big part of that theme. The second one is what was announced earlier in January around the 10-year country partnership framework with the World Bank Group. And I think it's very important, and I'm very grateful to both multilaterals, certainly the World Bank Group as well, because when I met President Ajay Banga almost a year back during the spring meetings, we talked about many things and where we need World Bank support. And of course, all the project and project financings have always been there. But his point was that if Pakistan can come in with a more focused approach, rather than we want this and that. So we agreed. We agreed on the population side, we agreed on the climate side. And of course, the fiscal side of the equation and the private investment side. So if you look at the 10-year country partnership framework, on the population side, we have child stunting, and we have learning poverty, especially girls after school. And the second thing was around climate resiliency and decarbonization. And so I think we have moved forward in the right way on. वापस आएंगे एक ब्रेक के बाद. हमारे साथ रहिए. वेलकम बैक. रमजान शुगर मिल्स रेफरेंस से एंटी करप्शन अदालत ने फैसला सुना दिया. वजीर आजम शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज को रमजान शुगर मिल्स रेफरेंस से बरी कर दिया गया है. आबिद खान हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे मजीद जानेंगे. आबिद, अपडेट कीजिएगा. जी बिल्कुल जी, रमजान शुगर मिल रेफरेंस के हवाले से एक बड़ी अहम पेशरफ्त हुई है. एंटी करप्शन ने जो है वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज को आज इस रेफरेंस से बरी करने के अहकाम जारी कर दिए हैं. अदालत ने आज ये करार दिया है कि चूंकि इसका जो मुद्दई है इस रेफरेंस का वो अपने बयान से नाराज कर चुका है, लिहाजा मजीद इसको प्रोसिक्यूट करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इम्कान नहीं है कि मुल्जिमान को सजाएं हो सके. लिहाजा अदालत जो बरियत की दरख्वास्तें हैं वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज की उन्हें मंजूर करती है और इन दोनों को रमजान शुगर मिल से जो है वो बरी करने के अहकाम जारी करती है. मैं बताता चलूँ कि 2018 में ये इंक्वायरी शुरू हुई थी और 2019 में ये रेफरेंस जो है वो फाइल किया गया था नैब में. बाद 2024 में जो ये रेफरेंस एंटी करप्शन अदालत को मुंतकिल कर दिया गया. आज अदालत ने वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज दोनों को इस रेफरेंस से बरी कर दिया है. ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका. मालदीव के चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ का जॉइंट स्टाफ हेडक्वार्टर्स का दौरा. लईकुर रहमान हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे इस पर मजीद जान लेते हैं. जी लाइक, कहिएगा. जी, पाकिस्तान के दौरे पर आए हुए मालदीव के चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ मेजर जनरल इब्राहिम ने जॉइंट स्टाफ हेडक्वार्टर्स रावलपिंडी का दौरा किया, जहां उनकी चेयरमैन जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी जनरल साहिब शमशाद मिर्जा से तफसीली मुलाकात हुई है. इस मुलाकात में दिफाई तल्लुकात को मजीद बेहतर बनाने की जरूरत पर जहां जोर दिया गया, वहीं दोनों जानिब से फौजी राब्तों और मुश्तरका इक़दाम समेत मौजूदा ताउन को मजीद वसअत देने के अज़्म का इहाता भी सामने आया है. मेजर जनरल इब्राहिम ने पाकिस्तान की मुसल्लह अफ़वाज के आला पेशा वराना मेयार, उनकी कामयाबियों और दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में कुर्बानियों को सराहा. ये बताता चलूँ कि जॉइंट स्टाफ हेडक्वार्टर्स पहुंचने पर मुसल्लह अफ़वाज के चौबंद दस्ते ने उन्हें गार्ड ऑफ ऑनर भी पेश किया. जी बहुत शुक्रिया लईकुर रहमान. खबरें और भी हैं, लेकिन यहाँ वक्त हुआ है एक ब्रेक का. वेलकम बैक. कराची की सड़कों पर बेलगाम हैवी ट्रैफिक का खूनी खेल जारी है. 24 घंटों में 9 अफराद ट्रैफिक हादसात में जाँ बहक हो चुके. जोहर मोड़ पर तेज रफ्तार डंपर की टक्कर से मियाँ बीवी समेत 3 अफराद जान से गए. गवर्नमेंट ने जो टाइमिंग दी है 12:30 बजे शहर के अंदर इंटर होना, यहाँ पर मैं देख रहा हूँ सुबह 10 बजे भी इंटर हो रहे हैं ट्रक. डंपरों को रोकने के लिए आपको ये गवर्नर डंपरों के आगे नजर आए और इस पर वो एक्शन होगा कि ये याद करेंगे. फिटनेस का जो मैकेनिज्म है वो भी कोई इतना खास नहीं. 10 दिसंबर से एक नया मैकेनिज्म ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट ने शुरू कर दिया है.
बड़े बड़े दावों के बावजूद इंतजामिया खूनी डंपरों को रोकने में नाकाम। ट्रैफिक हादसात में खौफनाक इजाफा हो गया। रवा साल 37 दिन में 86 अफराद डंपर, ट्रक और बसों के नीचे आकर कुचले गए। कराची जौहर मोड़ पर तेज रफ्तार डंपर की टक्कर से 3 अफराद जान से गए। बहनोई थे जो रास्ते में आ रहे थे, गुलशन में मिली नहीं मॉल में डंपर ने उनको दोनों को कुचल दिया। एक दूसरे बंदे को भी कुचला है तो 3 बंदे एक्सपायर हुए। मलिर हॉल्ट के करीब मोटरसाइकिल पर घर जाने वाले खानदान को भी डंपर ने रौंद डाला। हादसे में बाप बेटा जाँ बहक, जबकि जख्मी वालिदा की दोनों टांगे टूट गयी। अस्पताल आए तो दोनों की डेथ हो चुकी थी। घर वाली थी, उसकी दोनों टांगे टूटी हुई है। तर्जुमान सिंध हुकूमत सादिया जावेद ने पे दर पे हादसात की जिम्मेदारी ट्रैफिक पुलिस पर डाल दी। ट्रैफिक पुलिस ने कानून पे अमल न कराते हुए इनको शहर में एंट्री दी जाती है। रेस्क्यू हुक्काम के मुताबिक गुलशन मेमार में ट्रैफिक हादसे में एक नौजवान जाँ बहक हुआ। भैंस कॉलोनी में भी एक शख्स ट्रैफिक हादसे में जान से गया। खोखरा पार के करीब खराब बस को धक्का लगाने के दौरान ब्रेक फेल हो गया। तेज रफ्तार बस से माँ बेटा जाँ बहक हो गए। जो है वो साफ करने के दौरान उसने स्टार्ट करने की कोशिश की, लेकिन स्टार्ट नहीं हुई और उसके बाद जो है वो धक्के से जब स्टार्ट की तो उसका ब्रेक फेल हुआ। रेस्क्यू इदारों का कहना है 5 दिनों में ट्रैफिक हादसात में 14 अफराद जाँ बहक और 100 जख्मी हुए, मगर कोई नोटिस लेने वाला नहीं। इसके साथ ही न्यूज़ बुलेटिन से फिल वक्त इतना ही।